आज हम पढ़ने वाले हैं रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ को पढ़ने उससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वहाँ एक टॉपिक आया था पीछे कुछ वीडियोस में, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ याद करिए। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। किसी भी सब्सटेंस की वेपर या गैसियस फेज के द्वारा एक्सर्टेड पार्शियल प्रेशर, जिसको अपन पी से लिख देते हैं, वो उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन सा लॉ कहता है? हेनरी लॉ। ये हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा था। हेनरी लॉ याद आ रहा है ना? हेनरी लॉ मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। राउल्ट लॉ जो है वो भी लगभग ऐसा ही स्टेटमेंट देता है। ठीक है, अपन देखेंगे हेनरी लॉ में और रॉल्ट लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। पर स्टेटमेंट रॉल्ट लॉ का भी लगभग ऐसा ही है। रॉल्ट लॉ जो होता है वो एक तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस पे अप्लाइड होता है, वोलेटाइल, जिसका नेचर वोलेटाइल हो। तो रॉल्ट लॉ कहता है फॉर ए वोलेटाइल सब्सटेंस the partial pressure exerted by its vapor on surface of liquid या सॉल्यूशन, एक ही बात है, सॉल्यूशन ले रखा हो तो सॉल्यूशन बोल देंगे। तो फॉर ए वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ रॉल्ट्स लॉ। आपको समझना है कि रॉल्ट लॉ भी क्या कह रहा है। रॉल्ट लॉ कह रहा है कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेनरी ने भी क्या कहा? हेनरी ने भी यही कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वेपर और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। तो फिर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, हेनरी लॉ में गैस जो था वो एक्सटर्नल सब्सटेंस था, उसको हम अंदर पुट कर रहे थे ना, उस गैस का हम प्रेशर देख रहे थे कि वो कितना है, और वो गैस का जो प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शंस की। पर यहां जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसी की वेपर है ना, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसी की ही वेपर है, और उस वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है इन द सॉल्यूशन, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शंस। तो यहां उसी सब्सटेंस की वेपर है, ध्यान रखना, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसी की वेपर का प्रेशर हमने स्टडी किया है। क्लियर होगी बात? तो रॉल्ट लॉ में ये एक बड़ी बात थी कि जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस होगा और उस वोलेटाइल सब्सटेंस की जब वेपर क्रिएट होगी तो उस वेपर के द्वारा जो भी पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो अपने मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि हेनरी लॉ में जो गैस हम मिक्स कर रहे हैं उस गैस का जो प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस के मोल फ्रैक्शंस के। तो एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, चले आगे। तो देखिए, हेनरी लॉ तो अपने को कुछ हद तक समझ में आ रहा है। आज हम रॉल्ट लॉ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर देखो, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। हमने यहां क्या लिखा? हमने कहा कि फॉर ए वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर, यानी कि उस सब्सटेंस की वेपर फेज के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये भी कह सकता हूं सीधे शब्दों में रॉल्ट लॉ को, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस is directly proportional to their mole fraction. Present in solution.
ठीक है, तो अपन इसको सीधे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वोलेटाइल सब्सटेंस का, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल फ्रैक्शंस के, उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अपन इसको यूँ समझे तो देखिए कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है वोलेटाइल, उसका पार्शियल प्रेशर P है और उसके मोल फ्रैक्शन x है, तो एक दूसरे की क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, P प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, क्लियर हो गई बात, P प्रोपोर्शनल टू x। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सब्सटेंस, फॉर ए वोलेटाइल सब्सटेंस। कोई कंफ्यूजन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए इसके दो केस अपन स्टडी करेंगे रॉल्स लॉ के। पहला केस, जो रॉल्स लॉ के लिए हम पहला केस पढ़ने वाले वो है फॉर ए सॉल्यूशन containing volatile solute। ठीक है, हम पहला केस ये पढ़ने वाले हैं, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट या जो भी है, सॉल्यूट या लिक्विड ही होगा, वोलेटाइल है तो मोस्टली लिक्विड होगा, तो यानी कि दो, इसमें सॉल्यूशन में दो पार्ट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दोनों ही लिक्विड है, तभी दोनों क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, इसको स्टडी करें उससे पहले अपन थोड़ा थोड़ा जानकारी लिख लेते हैं। मान लेते हैं अपन ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हमने ये सॉल्यूशन कैसे बनाया। तो हमने बनाया एक कंडीशंस मैं लिख रहा हूं, वोलेटाइल सॉल्यूट, सपोज कर लीजिए इसको मैंने ए मान लिया, प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये बी हो गया हमारा, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। इसको स्टडी करें उससे पहले दो तीन बातें अपन बेसिकली ध्यान से देखेंगे। देखो कि ये कोई कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, कंटेनर में ये क्लोज कंटेनर है, और कंटेनर में केवल ए के मॉलिक्यूल है, यानी कि जो पार्ट लिक्विड फिलअप है वो ए है। ठीक है, ऐसे ये ए है, क्लियर हो रही बात, ये ए की सरफेस है। मुझे लगता है जब इसमें पार्टिकल केवल ए है तो ये पूरे सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल होंगे, ए के मॉलिक्यूल होंगे। ये लिक्विड फेज में है, पर देखिए चूंकि ये वोलेटाइल है, इसका नेचर कैसा है, वोलेटाइल, और वोलेटाइल नेचर होने की वजह से इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी, तो कुछ पार्टिकल यहां ऊपर भी है। ठीक है, और ये किस फेज में है, वेपर फेज में। तो हमने एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड ए फिल कर लिया। जो लिक्विड ए है, जो वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारा, वो चूंकि वोलेटाइल है इसलिए इसकी वेपर बनी हुई है, और ये जो वेपर है, ये इस सरफेस पर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी ना। ये जो वेपर है ये सरफेस पर क्या लगा रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, और इसी प्रेशर को हमने नाम दिया है वेपर प्रेशर, जो मैंने यहां लिख दिया PA नॉट। ये नोट किसके लिए, प्यूरिफाइड कंडीशंस के लिए। नोट का मतलब होता है कि प्योर स्टेट में कैलकुलेशन की गई। प्योर स्टेट का मतलब ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो उस समय कंटेनर में केवल ए के मॉलिक्यूल्स हैं, और बी के लिए करेंगे तो केवल बी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस कंटेनर में केवल किसके मॉलिक्यूल्स थे, लिक्विड ए था। लिक्विड ए यहां दोनों स्टेट में मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में भी है और उसकी कुछ मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में है, वेपर फेज में। वो जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल है वो क्या लगा रहे हैं, प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ए, और दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, एंड दैट वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड इन प्योर स्टेट, सो इट इज डिनोटेड बाय PA नोट। ठीक, ऐसे देखना, अगर मैं कहूं कि ये दूसरा कंटेनर है और इसमें भी एक लिक्विड हमने फिल कर दिया, ठीक है, ऐसे हमने एक लिक्विड इसमें भी फिल कर दिया, समझ जाएंगे ना। ऐसे ये है प्योर बी, किस स्टेट में, लिक्विड, और इसकी भी थोड़ी बहुत वेपर बनेगी, क्यों, क्योंकि ये भी वोलेटाइल है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
और यहाँ ये भी क्या लगा रही है, इस पे प्रेशर लगा रही है, और इस प्रेशर को हमने डिनोट कर दिया पीबी नोट से। पीबी नोट का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मीन्स उस जिस टाइम पे इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है उस टाइम पे उस कंटेनर में केवल बी ही भरा हुआ है, दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं है। तो ये इस कंटेनर में प्योर ए है, इस कंटेनर में प्योर बी है, और उस टाइम पर प्योर ए का वेपर प्रेशर है पीए नोट, प्योर बी का वेपर प्रेशर है पीबी नोट। और प्योर स्टेट में ये जो वेपर प्रेशर है ये इनका मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करता है, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जब तक यहां टेम्परेचर में या अदर कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं करेंगे तब तक यहां ये पीए नोट की कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है और यहां से पीबी नोट की कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं अपन, देखिए इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तीसरे कंटेनर में, क्योंकि सॉल्यूशन बनाना है ना, वोलेटाइल सॉल्यूट ए प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट बी। और जब हम इन तीनों को मिक्स करेंगे उस केस में क्या होने वाला है वो भी देखिए। तो देखिए सरफेस की बात करता हूं मैं, क्या सरफेस पर केवल ए के मॉलिक्यूल्स आएंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आएंगे, ए बी दोनों होंगे। ऐसे ही नीचे की स्थिति भी होगी सेम। मिक्स कर दिया हमने, तो ब्लैक से अपन किसको शो कर रहे हैं, ब्लैक से अपन शो कर रहे हैं वोलेटाइल सॉल्यूट ए को, और रेड कलर से किसको शो किया हमने, वोलेटाइल सॉल्वेंट बी को। अब ध्यान देने वाली बात है वो देखिए कि ये सरफेस जो है, इस सरफेस की स्टडी करिए, सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। यहां सरफेस ऑफ ए बी था, यह सरफेस ऑफ ए था। ये प्योर स्टेट में सारे मॉलिक्यूल किसके सरफेस पर, ए के। यहां प्योर स्टेट में सबके सब मॉलिक्यूल किसके थे, बी के। पर जब सॉल्यूशन बना तो ये जो सरफेस है इस पर किसके मॉलिक्यूल्स हैं, बी के भी है और ए के भी है। वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो होता है वो लेसर अमाउंट में होता है, तो उस ए के पार्टिकल सरफेस पर कम होंगे, पर है जरूर। तो यहां जो सरफेस है इस पर दोनों ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन दोनों ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से यहां जो वेपर बनेगी वो कितनी होगी, तो वहां कुछ पार्टिकल तो ए से आएंगे और कुछ पार्टिकल्स बी से भी आएंगे। इनके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, टोटल प्रेशर, उसको अपने लिख दिया पी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये पी सॉल्यूशन कितना होगा ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा यहां बनने वाली वेपर पे, ठीक है, वेपर पे। अब एक बात देखो, आपको सर ये लिख दो ना पी ए नोट प्लस पीबी नोट, नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि प्योर कंडीशंस में जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ही सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। किसी भी सब्सटेंस का प्योर कंडीशंस में जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसका मतलब ये पीए नोट की जो वैल्यू है ये यहां ज्यादा है क्योंकि प्योर है, पीबी नोट की वैल्यू भी ग्रेटर है क्योंकि यहां भी ये प्योर है। दोनों को मिक्स करने के बाद ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप इस कंटेनर में ए को रख रहे थे तो सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर ए के थे और उस समय जो एक्सर्टेड प्रेशर था पीए नोट और यहां पीबी नोट, ये ग्रेटर वैल्यू है। पर जैसे आप इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाते ही ए के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर और बी के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर इन द सॉल्यूशन वो लेसर हो जाएगा एज कंपेयर टू देयर प्योर कंडीशंस, कम हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, वो जो जितना होगा उसी को तो पार्शियल प्रेशर कहते हो। आपको याद है कि मैंने दिन पहले भी कहा था कि प्योर सब्सटेंस में जब आप कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स कर देते हो तो टोटल प्रेशर जो होता है वो उन दोनों के कंट्रीब्यूशन का प्लस होता है, सम होता है, और वो जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो ठीक वही बात है कि यहां तो ये इनका प्योर प्रेशर है, जैसे आपने इनको मिक्स किया इनके वेपर प्रेशर्स में प्योर स्टेट के कंपेरिजन में कमी आ गई, और जो कमी हो गई तो इसका मतलब ये इतना प्रेशर तो यहां एग्जर्ट नहीं कर रहे। यानी कि प्योर ए जो था उसका प्रेशर कितना है एग्जर्टेड, पीए नोट, और बी के द्वारा पीबी नोट। पर इन द सॉल्यूशन ए डज नॉट एग्जर्ट प्रेशर इक्वल टू पीए नोट एंड बी डज नॉट एग्जर्ट प्रेशर इक्वल टू पीबी नोट। इट मीन्स दे एग्जर्ट प्रेशर एज लोअर एज कंपेयर टू देयर प्योर स्टेट। तो ये निकालना पड़ेगा। और आपको याद है क्या, अच्छे से याद होगा कि हमने पहले भी कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर का सम होगा, पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। और रॉल्टो ने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कंफर्म होगी बात।
तो अगर मैं कह दूं, मान लेते अपन कि इसमें जो सब्सटेंस मिक्स किया आपने ए, उसका तो पार्शियल प्रेशर सॉरी मोल फ्रैक्शन है XA, और जो B है उसका मोल फ्रैक्शन है XB। देन राउल्टो लगाओ, PA मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB, तो वो कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर है वो भी प्रोपोर्शनल टू XB। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रॉल्टो यही कहता है ना। रॉल्टो ने क्या कहा था, रॉल्टो ने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। अगर इस सॉल्यूशन में A के XA मोल और B के XB मोल हमने मिक्स किए हैं, तो देन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। जब हमें पार्शियल प्रेशर पता लग जाता है तो सॉल्यूशन प्रेशर टोटल निकालना आसान है, क्योंकि P सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, P सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB। ये तो आसान है भाई, सीधी सी बात है कि जब ये अलग अलग स्टेट में थे, यानी कि सेपरेट थे, सेपरेट का मतलब ये प्योर स्टेट में थे, तब उनका प्रेशर PA नोट PB नोट था, ये ग्रेटर वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। पर मिक्स करते ही हमने क्या कहा, हमने पहले ही पढ़ रखा है, बहुत बार हमने पढ़ रखा है कि जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में इनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो A जो है उसका कंट्रीब्यूशन PA नोट से कम हो गया और B का कंट्रीब्यूशन PB नोट से कम हो गया। अब जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको अपन उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, A कर रहा है PA के इक्वल और B कर रहा है PB के इक्वल, तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, इनके कंट्रीब्यूशन का सम होगा, तो P सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB। कोई डाउट नहीं है किसी को। आप एक बात जानते हो पहले से कि अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना हो तो यहां एक कांस्टेंट यूज करना होता है, ठीक है। अब यहां तक तो ये दोनों लो इक्वल दिख रहे थे, दिख रहे हैं ना, ये भी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और यहां भी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो डिफरेंस है वो यही है बस कि यहां हमने एक हेनरी कांस्टेंट यूज किया है प्रोपोर्शनल के लिए, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट का यूज किया था प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए। यहां इक्वल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इन वैल्यूज को। आपको सर इनको क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि प्योर कंडीशंस में किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू होती है और वो उसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी कि इस प्योर लिक्विड ए का ये जो वैल्यू आ रहा है, प्योर का ये वैल्यू जो आ रहा है, ये मैक्सिमम भी है इसके लिए। जैसे हम मिक्स करेंगे वैल्यू कम हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है। तो किसी भी लिक्विड के लिए उसके प्योर वेपर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट है। तो हम यहाँ जहां हेनरी कांस्टेंट यूज किया है उसकी जगह पे रॉल्ट ने इनको यूज कर लिया। तो समीकरण क्या बना दी इन्होंने, PA इक्वल PA नॉट अक्ष A और PB इक्वल PB नॉट अक्ष B। देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि सर ये क्या चीज आ गई, कंसंट्रेशन लूज हो रहा हो, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब भी कंसंट्रेशन लूज हो रहा हो तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो मैं फिर क्लियर कर देता हूं, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं था कि एक रॉल्ट का स्टेटमेंट है, उसने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। बड़ा आसान था कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां नहीं है। अब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, उसी सब्सटेंस का प्योर स्टेट वेपर प्रेशर यूज किया, है ना। तो हमने कहा कि इसके दो केस बनाओ, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वोलेटाइल सॉल्यूट A प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट B, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। हमने कहा कि कंटेनर में अगर केवल A है, ओनली A, तो ये प्योर स्टेट है, और इस टाइम पे A की वेपर से जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट डिनोटेड बाय PA नॉट। ठीक ऐसा ही केस यहां है जिसमें हमने क्या किया, एक कंटेनर में ओनली B लिक्विड को फिल किया है, बट B इज द वोलेटाइल इन नेचर एंड ड्यू टू दिस सम वेपर इज क्रिएटेड एंड दैट वेपर इज exert some pressure on the surface of B. That pressure is called vapor pressure of B in pure state and denoted by PB naught. So PA naught and PB naught, they are the value of vapor pressure for both in their pure state. और हमने पहले भी कह दिया, मैं फिर एक बार कह देता हूं, किसी भी सब्सटेंस का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। फिर क्लियर कर ले अपने माइंड में, किसी भी सब्सटेंस का
प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सब्सटेंस के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो लोअर होगा एज कंपेयर टू देयर प्योर स्टेट। अब जब हमने इसका सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन जब बन गया तो सॉल्यूशन में ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा और बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा उस पर डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ए का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पी ए नोट से लेस होगा और बी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पी बी नोट से लेस होगा। ठीक है, पर कितना होगा? तो हमने कहा कि सपोज कर लीजिए कि ए का कंट्रीब्यूशन पी ए है एंड बी का कंट्रीब्यूशन पी बी है ना, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो हमने कहा कि ए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल दीजिए और बी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको बोल देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो गया? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अब हमने रोल्ट लॉ लगा दिया यहाँ पे। रोल्ट लॉ ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज XA then PA proportional to XA and mole fraction of B is XB, then partial pressure of B PB is directly proportional to XB। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये जो चिन्ह साइन है इसको हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का यूज किया है, दैट इज PA नोट एंड PB नोट, दैट आर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इन देयर प्योर स्टेट एंड दीज आर कांस्टेंट। तो PA इक्वल टू PA नोट XA एंड PB इक्वल टू PB नोट XB। तो दो बेसिक डिफरेंस हो गए रोल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ में। पहला बेसिक डिफरेंस है कि हेनरी लॉ में गैस एक्सटर्नली यूज की जाती है, बाहर से हम मिक्स करते हैं गैस को, तो वेपर जो होती है वो बाहर से एक्सटर्नली यूज की जाती है गैस, है ना। जबकि रोल्ट लॉ में वही वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसी की वेपर है, उसी की वेपर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बाकी स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, न्यूमेरिकली वो सेम बात को ही इंडिकेट करते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू X। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि वहां बाहर से गैस थी एक्सटर्नली यूज की, यहां बाहर से नहीं है, वो एक सब्सटेंस है उसी की वेपर बन रही है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए वहां एक कांस्टेंट यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट KH, और यहां एक कांस्टेंट यूज किया गया वो है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट P नोट। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, सपोज कर लीजिए KH इक्वल टू P नोट मान ले, अपन मान ले ऐसा कि KH इज इक्वल टू P नोट, इन दैट केस ये और ये सेम हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? ये और ये देख लो, यहां में अगर मैं कहूं P नोट और KH इक्वल है तो यहां KH की जगह P नोट लिख दीजिए या यहां P नोट की जगह KH लिख दीजिए, एक ही बात हो जाएगा। तब दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेम। यस और नो? क्लियर हो रही ना माइंड में? तो ये एक बार क्वेश्चन था कि हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ में आप कंपैरिजन करिए एक तरीके से, और किस केस में हेनरी लॉ रोल्ट लॉ हो जाएगा या रोल्ट लॉ हेनरी लॉ हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ दोनों आपको पता है, आप ये कह सकते हो कि इन दैट केस, इन दिस केस इन विच KH इक्वल टू P नोट, यानी कि हेनरी कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्योर प्रेशर। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर प्योर प्रेशर की इक्वल हो जाएगी तो उस केस में हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ एक ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये यहां तक हमने कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहां इक्वेशन 3 में ले जाते हैं, P सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB। तो यहां रख देता हूं, देखिए मैं P सॉल्यूशन को PS लिख देता हूं या P टोटल बोल दें, एक ही बात है क्योंकि टोटल प्रेशर आने वाला है, इक्वल PA नोट XA प्लस PB नोट XB। करेक्ट है, ये आ गया अपने पास। चलते हैं आगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन थी वो क्या थी कि P सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू PA नोट XA प्लस PB नोट XB। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर होगी बात। अब यहां से अपने को केस सोल्व करना है, देखिए ध्यानपूर्वक करना है कि सपोज कर ले अपन, ठीक है, अपने को मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, तभी उसकी वेरिएशंस आएगी। अपने बुक्स में तो क्या एक ही वेरिएशन होता है, अपन वो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो अपन ऐसा मानते हैं, देखिए कि PA नोट ग्रेटर देन PB नोट, चलिए अपन ऐसा मान लेते हैं। ये माना हमने कि जो सॉल्यूट जो है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस केस में हमने मान लिया। तो PA नोट ग्रेटर देन PB नोट। तो आपको ये भी पता है ना, आई थिंक सबको पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिट। तो XA
प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर ये केस अप्लाई कर दें, ठीक है, अगर मैं ये केस अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स ए की वैल्यू बताइए तो आप आराम से बता देंगे ना कि एक्स ए इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस एक्स बी। करेक्ट है क्या? या मैं आपसे पूछूं कि एक्स बी की वैल्यू बताइए तो आप क्या कहेंगे? एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हमने पी ए नोट को ग्रेटर माना है, पी ए नोट ग्रेटर देन पी बी नोट, ये हमने माना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? एक्स बी का वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। एक्स बी का वैल्यू यहां पुट करिए तो क्या आएगा? पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट 1 माइनस एक्स ए। सोल्व कर लीजिए इसको। पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट माइनस पी बी नोट एक्स ए। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब ये टर्म्स को ले आते, पी बी नोट को इधर ले आता हूँ मैं, तो पी बी नोट तो प्लस का रहेगा ही, ये पोर्शन इधर ले आता हूँ, पी ए नोट एक्स ए माइनस पी बी नोट एक्स ए। एक्स ए कॉमन है तो कॉमन को अलग कर लेते हैं, तो इक्वेशन आई पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी बी नोट प्लस एक्स ए पी ए नोट माइनस पी बी नोट। सही है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। आपको बता दूं मैं, ये इक्वेशंस यही रखेंगे जरूरी नहीं है, अपने अपने हिसाब से सोल्व करते हैं। तो मैंने ये माना है ना पहला केस कि पी ए नोट ग्रेटर देन पी बी नोट, और ये करने के लिए हमेशा एक काम करते हैं, अपने को पता ही है सबको कि ग्रेटर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक्स बी का वैल्यू रख दिया पी ए नोट माइनस पी बी, क्योंकि मैंने ये माना है कि पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट, और इन दैट केस वी यूजिंग एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स सी। ठीक है, समझ में आ गई बात? पर अगर आप कहते नहीं सर ऐसे जरूरी थोड़ी कि यही हो, अगर आपने कहा सर ऐसे हो जाता तो कि पी ए नोट लेसर देन पी बी नोट, तो उस केस में अपन एक्स ए का वैल्यू यूज कर लेते 1 माइनस एक्स बी। याद है ना, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ये वाला। तब इक्वेशन क्या आती? पी सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स ए का वैल्यू पुट करते तो क्या आती? इक्वेशन ये आ जाती फिर पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नोट माइनस पी ए नोट। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यही आएगी क्या? यही आएगी। देखिए एक्स ए की जगह क्या रखते? अरे भाई इस इक्वेशन में एक्स ए का वैल्यू क्या रखते हैं? 1 माइनस एक्स बी, तो ये तो ऐसे कैसे रहता ना पी बी नोट एक्स बी, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पी ए नोट एक्स ए में क्या था? पी ए नोट 1 माइनस एक्स बी, तो सोल्यूशन में क्या था? पी ए नोट एक्स बी प्लस पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स ए। तो ये सोल्यूशन आप करके लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्व करके देख लीजिए। आपको दिखाऊं क्या मैं सोल्व करके? चलिए दूसरा केस में दिखा देता हूँ, देख लो फटाफट। पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी। सोल्व करिए, पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी। पी ए नोट एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं और पी बी नोट माइनस पी ए नोट, ठीक है ना, ये माइनस का इधर ले ये यही आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पी ए नोट पी बी नोट से ज्यादा है तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे, और पी बी नोट पी ए नोट से ज्यादा है तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। दोनों बात एक ही है। इसलिए बुक्स में क्या होता है, अपने नॉर्मली जो सिलेबस बुक्स में देखते हैं वो एक ही इक्वेशन मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इक्वेशन है, अपने को कंडीशन को समझ कर सोल्व करना होता है कि अगर पी ए नोट ग्रेटर देन है तो ये यूज करेंगे, और पी बी नोट ग्रेटर देन है तो ये यूज कर लेंगे, पर इक्वेशंस एक ही है, एक ही तरीके से निकाली गई है। तो ये हो गया हमारे पास रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। और अब अपन इसके ग्राफिकल पोजीशंस पे जाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं वो 3 बातें हैं, ध्यान रखना कौन कौन सी इक्वेशन से ग्राफ बनेगा रॉल्ड्स लॉ के लिए। वो पहला बनेगा जो इक्वेशन आपके पास है पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए। दूसरा जो इक्वेशन यूज होगा वो होगा पी बी नोट एक्स बी। और तीसरा जो इक्वेशन बनाएंगे वो बनाएंगे अपन इससे, इनमें से कोई एक यूज कर लो, जो आपको चॉइस अच्छा लगे वो यूज कर लो। जैसे हमने ये यूज कर लिया पी बी नोट प्लस एक्स ए पी ए नोट माइनस पी बी नोट, इक्वेशन 3। इन 3 इक्वेशन से अपन बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो अपन ग्राफ बना के देखते हैं फटाफट। वैसे तो ग्राफ बनाना ही होता है, अपन नॉर्मल वे में तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ याद रखते हैं, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। बाकी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने को तो बोर्ड सिलेबस में ग्राफ बनाने से मतलब है। तो देखिए क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे। सबसे पहले इक्वेशन लाते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, ठीक है। एक इक्वेशन मैथ्स की लगाते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स,
वाई पी कौन है, पी ए है, तो यहाँ कौन है भाई, पी ए इस वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स ए की दो केस हो सकते हैं। देखिए आपको पता ना एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर दो केस रखते हैं। सबसे पहले एक्स ए का वैल्यू रखते हैं 0 0, और एक्स ए का वैल्यू जब 0 होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कितना हो जाएगा 0, और 0 कहाँ है, इस पॉइंट पे। एक पॉइंट हमें मिल गया ग्राफ में कि यहाँ एक्स ए का वैल्यू है 0, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो समझ में आता है, यही बात है। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। और इधर जाने पर क्या होगा, एक्स ए का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, और मान लेते हैं कि एक्स ए का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। अरे भाई एक ही तो हो सकता है, आपको याद नहीं है क्या, अभी तो पता है आपको, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो 1 से ज्यादा तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। 1 एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, वो भी कब, जब एक्स बी 0 हो, बी उसमें मिक्स नहीं हो, तो एक्स ए इक्वल टू 0 इस केस में है। और इधर आने पर यहां आते आते वो हो गया कितना, 1 हो गया, ठीक है। अब इसको अपन भी यहां भी मैं एक लाइन बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। स्ट्रेट लाइन है भैया, थोड़ा पेन हिल गया, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं अपन, सपोज कर लेते हैं, मैं अगर आपसे कहूं केस पहला आपने क्या अप्लाई किया, एक्स ए 0, तो आपने कहा पी ए इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए, देन वैल्यू बिकम्स 0, तो ये पॉइंट मिल गया आपको पहला। दूसरा मैं कहता हूं एक्स ए इक्वल टू 1, सपोज कर लें कि एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो पी ए इक्वल टू पी ए नोट, यानी कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू देयर प्योर प्रेशर। अभी आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर आपने कहा था कि प्योर प्रेशर से हमेशा कम होता है। बिल्कुल कहा था मैंने, कब कहा था, इन द सॉल्यूशन। जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्या ये सॉल्यूशन है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन किसी सब्सटेंस का 1 है, इसका मतलब वो एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है। क्योंकि आपको याद है ना, हमेशा हमने बार बार कहा कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, यानी कि 2 3 4 जितने भी सब्सटेंस आपने मिलाए उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। पर अगर आप कह रहे हो किसी एक ही सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो क्या उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स होगा, नहीं हो सकता। क्यों, दूसरा सब्सटेंस मिक्स करते ही उसका भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, वो वैल्यू 1 से ऊपर आएगी फिर एडिशन करते ही। इसलिए याद ना, किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब वो प्योर स्टेट में है, वो प्योर स्टेट में। और प्योर स्टेट में जो प्रेशर होता है वो पी ए नोट से डिनोट करते हैं। तो मैंने यही तो कहा कि एक्स ए को 1 मान लें अगर, तो उस केस में पार्शियल प्रेशर बोल दीजिए चाहे उसको प्योर प्रेशर बोल दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं है। और मान ले वो पॉइंट ये रहा, सपोज कर लें कि ये पी ए नोट है, तो जब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए तो ग्राफ बनाने में क्या दिक्कत है, बड़ा इजीली ग्राफ बना देंगे, ऐसे मिला के इसको, ये लो ये बन गया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन से आएगा, ओरिजिन से चला है। ऐसे ही अपन सेकंड इक्वेशन सेम यही है, तो इस सेकंड इक्वेशन को भी अप्लाई करते हैं कि भाई मान ले कि जब यहां आपको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, इसी ग्राफ पे समझ लीजिए कि अगर किसी सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंस है ए और बी, उसमें आपने कहा ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो 1 प्लस 0 तभी तो 1 रहेगा। तो यहां एक्स बी कितना है 0, और यह एक्स बी कितना है 1। अब देखिए सेम बात यहां अप्लाई करिए कि एक्स बी को 0 मान ले, तो पी बी इक्वल टू पी बी नोट इंटू 0, यानी कि 0, और 0 कहां होगा, इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे 0 है, तो ये 0। और एक्स बी को 1 मान ले तब पी बी इक्वल टू पी बी नोट, और मान लीजिए वो वैल्यू है यहां। ये नीचे दिखाने का एक कारण है, उसका भी मैं बता देता हूं कि हमने ये वाला इक्वेशन फॉलो किया है कि पी ए नोट ग्रेटर देन पी बी नोट, तो पी ए नोट की वैल्यू ज्यादा मानी है किससे, पी बी नोट से, इसलिए इसके कंपेरिजन इसको थोड़ा सा कम दिखा दिया। अब क्या करें, दोनों पॉइंट्स को मिला दें। दोनों पॉइंट्स को जब अगर आप मिला देंगे तो क्या होगा, आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ग्राफ में, ठीक है, ये ड्रॉ हो लाइन। अब देखिए ये दोनों ग्राफ तो आ गए हमारे पास। अब आते हैं अपन फाइनली इन ग्राफ से समझेंगे क्या। देखिए ये जो एक्सिस है ये किसको डिनोट करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर, इसी पे हमने क्या निकाल लिया, पी बी नोट। ये किसको डिनोट कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इस पे ही हमने क्या निकाला है, पी ए नोट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दोनों वैल्यू साथ कैसे आ रही है। भाई ये एक्सिस किसको बता रही है, प्रेशर की वैल्यू को बता रही है, और ये दोनों भी क्या है, प्रेशर वैल्यू, तो निकालने में क्या दिक्कत है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, ये जो लाइन आ रही है एक्चुअल में एक रिलेशन बता रही है, रिलेशन बता रही है कि पी बी इक्वल पी बी नॉट एक्स बी। अब आप ध्यान से पढ़िए, देखो इस डायरेक्शन में जाने पर क्या हो रहा है, एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, जब एक्स बी कितना है 0, जब एक्स बी कितना है 0, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। धीरे धीरे एक्स बी की वैल्यू बढ़ती गई, तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। यहां आते आते क्या हो गया, एक्स बी 1 हो गया, तो पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द
प्योर प्रेशर, यही हो रहा है क्या, देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बिकम्स इक्वल टू द प्योर प्रेशर। पर आपको फिर क्लियर कर दूं मैं, प्योर प्रेशर के इक्वल होने का मतलब साफ हो गया कि प्योर प्रेशर के इक्वल होने का मतलब उस केस में उस टाइम पर उस लिक्विड में कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड नहीं है, तभी तो मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू उसके लिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यही बात यहां लागू हो रही है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट अक्ष ए। देखिए यही यहां हो रहा है कि इधर जाने पर धीरे धीरे अक्ष ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये बात यहां भी लागू हुई कि इधर जाने पर अक्ष बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। अब आते हैं इस समीकरण पे, देखिए ये समीकरण अपन लगाएंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट से। तो मान लीजिए ये तो y है हमारा, ठीक है, ये c हो गया और ये हो गया अक्ष और ये हो गया m, तो हो गया ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यह इंटरसेक्शंस को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होने वाला। अब यहां अपने काम करते हैं, देखिए इस वाली इक्वेशंस में ध्यान से देखिए, तो किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेबल है, ओनली अक्ष ए। तो अगर दो केस अप्लाई करें कि पहला केस अक्ष ए इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा स्टेप क्या हो जाएगा 0, तो पी सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इक्वल टू पी बी नोट। तो फिर देखिए अगर अक्ष ए का वैल्यू 0 मान ले तो उस केस में जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल आएगा, पी बी नोट के, यानी कि इसके। तो एक पॉइंट मिल गया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं अपन दूसरे वाले पे, अक्ष ए इक्वल टू 1, सेकेंड केस पर कि अक्ष ए इक्वल टू 1, तो ये अक्ष ए को 1 कर दे तो ये हट गया, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, क्लियर हो रहा है, पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। कैसे, अक्ष ए का वैल्यू कितना हो गया 1, तो पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, तो पी बी नॉट से पी बी नॉट कैंसिल हो गया, तो पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट। तो ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये लो ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये किसका आएगा, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए नॉट अक्ष ए प्लस पी बी नॉट अक्ष बी, यही होता है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो ये है हमारे पास एक ग्राफ फॉर राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस। तो यहां थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, अगर आप बोर्ड सिलेबस की बात करें तो अपने को तो इसी ग्राफ से मतलब है, केवल ग्राफ से। ये तो समझाने के लिए बताया ग्राफ बना कैसे, इसलिए अपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपने को तो ग्राफ से मतलब है। ये है राउल्ट लॉ, ठीक है। सेकंड केस अगले वीडियो में।